Hi students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I'm Monica and today we will discuss about the topic that is your bond angle. देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास बॉन्ड एंगल एक टॉपिक है जो आपका केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट होता है। जब हमने परसेंटेज एस कैरेक्टर परसेंटेज पी कैरेक्टर के बारे में समझा था तो हम उस बेसिस पर भी इस बॉन्ड एंगल को समझ सकते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं बॉन्ड एंगल को समझने के लिए। मैं आपके लिए दो वीडियोज इसके ऊपर अपलोड करूंगी, पर जनरली हम जो मेथड अप्लाई करते हैं बॉन्ड एंगल स्टडी करने के लिए वो आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज योर बॉन्ड एंगल। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं बॉन्ड एंगल का डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में, तो वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। तो जब भी हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं बॉन्ड एंगल का, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है आज हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखोगे चेक हाइब्रिडाइजेशन। चेक हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या पॉइंट, जैसे मैं एग्जांपल दूं CH4 SnCl2। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। फाइन, तो जब आप इसके अंदर देखोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखो CH4 में क्या है, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से काउंट करते हैं हम, तो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, 4 होंगे, 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2। आप ऐसे ही देखते हो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन CH4 के अंदर, दिस इज योर sp3 यानी टेट्राहेड्रल होगा इसका ज्योमेट्री। SnCl2 के अंदर 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज योर 3 यानी sp2। तो यहाँ पर क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे ये पता है, सबसे पहले मुझे हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है बॉन्ड एंगल के लिए। अब मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो sp होता है देन sp2 होता है देन sp3 होता है। ठीक है, sp के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है आपके पास, थीटा यानी कि 180 डिग्री, देन sp2 में होता है 120 डिग्री, और sp3 के अंदर क्या होता है आपके पास 109 डिग्री 28 मिनट। अब यहाँ पर देखो मेरे पास मुझे पता है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये एंगल्स होते हैं, और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल sp के केस में, देन sp2 देन sp3। अब मुझे यहाँ पता है ये sp3 है और ये क्या है sp2, तो ज्यादा बॉन्ड एंगल किसके केस में होगा, sp2 में। और दूसरी बात, हमने यहाँ पे अभी तक लोन पेयर की बात नहीं करी है, क्योंकि देखो हम अभी तक परफेक्ट, ये सिर्फ परफेक्ट ज्योमेट्री के केस में आता है जब हाइब्रिडाइजेशन फॉलो होती है आपकी। अदरवाइज CH4 जो होता है ना आपके पास वो तो परफेक्ट है, क्योंकि सराउंडिंग एंड आपके सेम है, तो ये यहाँ पर कितना एंगल हो जाएगा इसका 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर SnCl2 के अंदर क्या केस बनेगा आपके पास, इस तरीके से। अब यहाँ देखो लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से इसका 105 डिग्री होता है sp2 होते हुए। ठीक है ना, तो डेविएट कर गया ना हमारा बॉन्ड एंगल बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से क्या होता है, ये पुश करता है इसको किसके टुवर्ड्स, जैसे हमारा बॉन्ड एंगल अगर इस तरीके से है, ठीक है, और हमारे पास ऊपर क्या है लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा इसको पुश टुवर्ड्स इनवर्ड्स। ठीक है, इनवर्ड्स की तरफ पुश करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा आपके पास बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, थीटा कम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑब्वियसली होना तो चाहिए था 120, लेकिन है कितना 115 डिग्री, बट अभी भी sp2 तो है, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा ही होगा sp3 से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने हाइब्रिडेशन चेक कर ली। अब नेक्स्ट है मेरे पास पॉइंट, अब नेक्स्ट मतलब हमेशा आपको ऐसे ही चेक करना, सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाती है तो आप सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करोगे, अदरवाइज आप फर्स्ट से ही कंपैरिजन करोगे बॉन्ड एंगल का। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या आपका, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर ऑन द सराउंडिंग एटम। लोन पेयर ऑन theta is inversely proportional to the lone pair on central atom. Fine. तो यानी ये कब चेक करोगे, यहां पे लिख लेना, when hybridization is same, जब हाइब्रिडाइजेशन आपकी सेम आ जाती है, देन वी अप्लाई दिस पॉइंट नंबर सेकंड, मीन्स हमारा थीटा जो है लोन पेयर सेंट्रल एटम के इनवर्स रिलेशन रखेगा। वो मैं समझाती हूँ वो कैसे। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH4 अमोनिया H3O पॉजिटिव H2O। ठीक, की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी आपके पास sp3। आई होप आपको पहले से आता होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक है, ये भी आपके पास sp3 है, ये भी आपके पास sp3 है, और ये भी आपके पास sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हो सकता है इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मतलब इनकी शेप तो अलग ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास, अब मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। तो हम सेकंड रूल फॉलो करें। सेकंड रूल क्या कहता है आपका, लोन पेयर ऑन, मतलब आपको सीक्वेंस वाइज ही मूव करना है, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अब देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर क्या है सेंट्रल एटम पे, वो देखते हैं। अब जैसे मेरे पास CH4 ऐसे आएगा, ये परफेक्ट है आपके पास ज्योमेट्री, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि कोई लोन पेयर ही नहीं है आपके पास। अमोनिया की शेप क्या होती है, पिरामिडल, है ना, लेकिन sp3 तब भी है ये। वाटर का क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर फिर भी होता है इस पे। ठीक है, H2O में मतलब यहाँ देखो, यहाँ पर सब sp3 हैं, तो अब देखो यहाँ पर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड यहाँ पर भी ऑक्सीजन। अब लोन पेयर चेक करते हैं, यहाँ लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर, ठीक है, यहाँ लोन पेयर कितने हैं आपके 0 CH4 के केस में, यहाँ लोन पेयर कितना है 1, यहाँ लोन पेयर कितना होगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर एक लोन पेयर आपका प्रेजेंट है। यहाँ लोन पेयर कितने होंगे, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ही कम थीटा, यानी कि जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ही कम थीटा किसका आएगा, इसका। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा बॉन्ड एंगल, दिस वन। इन दोनों में हम कंपैरिजन बाद में करेंगे क्योंकि इन दोनों में लोन पेयर सेम है, तो यहाँ थीटा तो वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, लेकिन थीटा वैल्यू यहाँ पर भी सेम नहीं होगी, वो हम देखते हैं कैसे। ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे ना वो इसके अंदर इंक्लूड होगा, वहां से हम समझेंगे किसका थीटा वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, क्योंकि लोन पेयर 0 है, सब मैक्सिमम थीटा आएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो ठीक है, आपको यहाँ पर क्या फॉलो होता है, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझो, ये कैसे होता है। देखो यहाँ पर लोन पेयर है, तो मेरा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किसके, ये वाले, इन दोनों के अंदर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। रिपल्शन किससे क्या होगा, ये जो, क्योंकि ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है, लोन पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर तो आपका क्या होता है, दो एटम्स के बीच में क्या होता है, बिल्कुल टाइटली हेल्ड होता है, बंधा होता है, उसे तो बांध के रखते हैं दो एटम्स के न्यूक्लियस। लेकिन क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना बॉन्ड पेयर में से, कार्बन और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस उन दोनों को टाइटली बांध के रखता है, तो उनकी फिक्स डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है। बट लोन पेयर को तो कोई बांध के नहीं रखता, तो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। ठीक है, मतलब जो सेंट्रल एटम के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से वो लोन पेयर आया है। ठीक है, तो यानी कि वो तो फ्रीली मूव कर सकता है, वो तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए तो वो क्या करता है, यहाँ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करने लग जाता है, रिपेल की वजह से क्या होता है, ये इसको अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है। किसको, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसने क्या किया, इसको इनवर्ट्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इनवर्ट मूव करेगा, क्योंकि यहाँ से क्या ऊपर आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से इसको पुश करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपका बॉन्ड एंगल रिड्यूस होने लग जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा किसका है, CH4 का,
नेक्स्ट किसका है, अमोनिया, और अमोनिया और वाटर में अभी हम अमोनिया और H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन में हम अभी कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, क्योंकि दोनों के sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर भी सेम है, तो थर्ड फैक्टर कौन सा काम करेगा वो देखेंगे। ठीक है, अब है यहाँ पर है H2O, फाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट मेरे पास क्या पॉइंट आता है, दैट इज योर थर्ड, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सेम आ जाए, क्योंकि सेकंड कंडीशन भी फेल हो गई। अब व्हेन लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज सेम, जब आपके पास लोन पेयर भी सेम आ जाए, बस लोन पेयर भी सेंट्रल एटम के ऊपर, जैसे यहाँ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जब लोन पेयर भी सेम आ जाए ना सेंट्रल एटम के ऊपर, तब हमने क्या करना है, नेक्स्ट रूल फॉलो करना है कि थीटा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। ये भी समझेंगे कैसे आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, Ca मीन्स होता है सेंट्रल एटम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन ऑफ सराउंडिंग एटम। ये केसेस तब लगाने हैं जब एक के बाद एक केस फेल होता है, मतलब थर्ड सेकंड केस भी फेल हो गया आपके पास, मतलब कहां पर, इन दोनों के केस, क्योंकि लोन पेयर तो सेम आ गए यहाँ पे, यहाँ पर अब वर्क करेगा ये थर्ड फैक्टर। देखते हैं कैसे। अब मैंने बोला कि NH3 और एक आपके पास क्या है, OH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं, क्योंकि दोनों मेरे पास लोन पेयर क्या है, दोनों के अंदर सेम है, कितना, 1। हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोनों की sp3 है, वो भी सेम आ गई, यानी दोनों रूल आपके फेल हो गए, ये तो लगने नहीं है। अब थर्ड फैक्टर देखो वहां पर क्या लगेगा आपका, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब यहाँ देखो सराउंडिंग एटम तो आपके पास सेम है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो सराउंडिंग वाला केस तो लगना नहीं है आपको, कौन सा केस लगना है, सेंट्रल एटम वाला। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। ऑफ Ca सेंट्रल एटम। ठीक, तो यहां पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अप्रोक्सीमेटली 3.44 होती है और नाइट्रोजन की आपकी अप्रोक्सीमेटली 3 होती है। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल आपके पास ये वाला होता है, काय बोलते हैं इसको। ठीक है, काय मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की 3.0 है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज याद होनी चाहिए, उसी बिहाफ पे आप कर लेते हो इजिली इसको। ठीक है, ये तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज करती है। इतना भी आइडिया होगा तो भी आप कर लोगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बाद आता है पीरियड में ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ऑक्सीजन की है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी ऑक्सीजन की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, वो क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल करेगा, खींचेगा। मतलब इस बॉन्ड में यहाँ देखो, यानी कि जो ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसको अपनी तरफ कौन पुल कर रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब भी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि ये अपनी तरफ क्या करेगा, इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा। अगर वो पुल करेगा तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो ये थीटा है, ठीक है, ये भी इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो मुझे ये बताओ कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, जितना पास होंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वहां पर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, उतने ज्यादा क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर रिपल्शन होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की होती है उतना ही आपका बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता जाता है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा ऑक्सीजन अपने पास पुल करेगा, पुल करने की वजह से क्या करेगा, वो एंगल रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी उन बॉन्ड पेयर्स के बीच में। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा पास आ चुके हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ओपन होना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी को गेन कर सके। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके। ठीक, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, इसका। किस बेसिस पे,
थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम। फाइन, तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि बॉन्ड एंगल होगा अमोनिया और H3O पॉजिटिव में से किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, NH3H3O पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई करना अपना सीक्वेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा की वैल्यू जो होगी डेट इज योर OH3 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द NH3। अब आप उसके अकॉर्डिंग अपना सीक्वेंस वहां लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ रूल, वो कहाँ लगेगा, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा भी जाता है, डाइपोल मोमेंट के बेस पे पूछा जाता है वैसे तो, लेकिन बॉन्ड एंगल ज्यादा किस में होगा, NH3 वर्सेस NF3। तो ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में बनते हैं आपके। अगर आपकी क्लियरिटी बनती है बॉन्ड एंगल पे तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ मुझे बताओ मेरे पास सारे कंडीशंस देखते हैं फर्स्ट वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 तो दोनों की क्या हो गई सेम, कितनी, sp3। पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। नेक्स्ट क्या चेक करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, वो देखो 1 1 यानी कि सेम है, यानी सेकंड कंडीशन भी आपकी नहीं अप्लाई होगी। थर्ड कंडीशन क्या बताई थी, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम दोनों में क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, तो वो इफेक्ट नहीं डालेगी। तो लास्ट आपकी जो बचेगी डेट इज योर थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पास, अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1 के अप्रोक्स होती है, फ्लोरीन की कितनी होती है 4, मैक्सिमम तो इसी की होती है, तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है। अब मुझे ये बताओ अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो जैसे देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो किसकी तरफ मूव करेंगे, आपके फ्लोरीन के टुवर्ड्स मूव करेंगे। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। अब मुझे ये बताओ, और नाइट्रोजन केस में क्या होगा, आपको पता है ज्यादा किसकी है, हाइड्रोजन की तो है नहीं, नाइट्रोजन की ज्यादा ऑब्वियसली, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके तो कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे। ठीक, अब मुझे ये बताओ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ऑब्वियसली मतलब इससे तो दूर ही रहेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स पे हाइड्रोजन से, यहाँ फ्लोरीन के टुवर्ड्स होंगे, जितना पास होंगे। अब मुझे बताओ ये तो बहुत ऑलरेडी दूर है, इनमें तो रिपल्शन होना ही नहीं, ऑलरेडी स्टेबल है, बट यहाँ पर तो रिपल्शन होगी, वही वाला केस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम, क्योंकि इससे पार जाएंगे तो ऑब्वियसली पास, इसके पास जाएंगे तो इससे दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली, इससे अगर दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली इसके तो पास आएंगे, इसके पास आएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड पे फिर से रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी बॉन्ड पेयर में, तो थीटा यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कम होगी। तो थीटा की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, NH3 की इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द NF3। मतलब जो आपने सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी उसका जस्ट रिवर्स केस किसमें होता है, सराउंडिंग एटम के अंदर होता है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दूर जाएंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्शन तो होने नहीं, क्योंकि दूर जा चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि दूर होते हैं आपके। ठीक है, और ये वाले क्या होते हैं, जो अगर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पास होते हैं, रिपल्शन होगी तो यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ रिपल्शन ऑलरेडी कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, क्योंकि यहाँ पर ना एक डेविएशन आती है, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, CH4 वर्सेस OR2, यहाँ मैं आपसे पूछूं तो क्या होना चाहिए, देखो CH4 sp3 होता है, दिस इज योर sp3, जो आपके पास OR2 होगा वो भी क्या आपके पास sp3। तो फर्स्ट वाला तो आपके पास लगेगा नहीं कंडीशन, क्योंकि हाइब्रिडेशन तो सेम है। सेकंड केस मैंने क्या बताया था, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही कम बॉन्ड एंगल होगा, ज्यादा लोन पेयर कम बॉन्ड एंगल, यानी कि इसका Z। यहाँ पर OR2 का बॉन्ड एंगल CH4 से ज्यादा होगा एक्चुअल में। ऐसा क्यों, रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है भाई, यहाँ पर ऐसा क्यों क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है वो तो क्या होगा दिस वन, बट एक्चुअल ऑर्डर क्या फॉलो करता है, OR2 इज ग्रेटर देन CH4।
तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास बॉन्ड एंगल का जो हमने कंडीशन स्टडी की थी ना, वो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग की थी। मतलब समझो इस चीज को, VSEPR वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने उस चीज को स्टडी किया था। बट यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर MBEPR लगता है आपका। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में है क्या मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास समझो जैसे मैंने बोला NF3 है, ठीक। तो यहाँ पर जो इस सेंट्रल एटम है, जब आप सेंट्रल एटम को कंसिडर करते हो, मतलब मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 7 होती है, 7 एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 1s2 2s2 2p3। यानी यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या है मेरे पास वैलेंस शेल है, इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो जब वैलेंस शेल के अंदर हम कंसिडर करते हैं लोन पेयर को, वैलेंस शेल किसका, ऑफ सेंट्रल एटम, जब हम वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम को स्टडी करते हैं, उसके जो लोन पेयर होते हैं, जो लोन पेयर आप लेते हो ना, वो वैलेंस शेल के ही होने चाहिए। ठीक है ना, ये लोन पेयर नहीं होते हैं। लोन पेयर क्या होगा, देखो 3 बॉन्ड इसने बना लिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट बचे वो किसके होंगे, नाइट्रोजन के तो हैं, और वो भी वैलेंस शेल से हैं। तो वैलेंस शेल के ही कंसिडर होते हैं लोन पेयर। ठीक है ना, हमेशा याद रखना इस बात को। तो यहाँ पर जो मेरे पास थ्योरी लगती है वो होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब इसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी जो रिपल्शन क्रिएट हुई, वहां पर हम बॉन्ड एंगल को स्टडी कर रहे थे जब हमने चारों सिचुएशंस को स्टडी किया। लेकिन जहां पर NBEPR लगती है वहां पर वो चारों के चारों कंडीशंस नहीं लगती। वहां पर क्या होता है एक्चुअली, अभी तक हमने जो स्टडी किया वहां सराउंडिंग एटम आप देखना सारे स्मॉल थे, हाइड्रोजन था, फ्लोरीन था, ठीक है, मतलब स्मॉल हमने एटम्स लिए थे। लेकिन जहां पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लगती है, मतलब ये वाली जो आपकी लगती है, ये 4 सेंट्रल एटम लगती है, सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम के, क्योंकि ये जो आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है वो एक सेंट्रल एटम को हम कंसिडर करते हैं, उसके ही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर कंसिडर करके लगाते हैं। ठीक है ना। लेकिन जहां पर NBEPR लगती है वहां पर क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब देखो ये क्या कहती है आपकी, यहां पर लगेगा ये वाला रूल, वहां पर बात, जब तक आप सेंट्रल एटम की बात करो तो सराउंडिंग एटम छोटे हैं आपके, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी कंडीशंस को पढ़ेंगे क्या क्या होती है, अगर वो आपकी अप्लाई हो गई तो इसका मतलब वहां पर ये रूल लग जाता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, मतलब सेंट्रल एटम को छोड़कर जो भी बच गया ना उसकी वजह से लगेगी नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, देखो कैसे, अब मेरे को पता है ये फ्लोरीन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी फ्लोरीन की नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, दिस वन ऑल्सो। ठीक, तो यहां पर इसको छोड़ के, मतलब नाइट्रोजन को छोड़कर, इसके छोड़कर जो ये बच गया ना आपके पास, दिस वन इज योर नॉन बॉन्डिंग, मतलब साइड वाले सराउंडिंग एटम्स है ना, सराउंडिंग एटम्स के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से जो रिपल्शन लगी, दैट इज योर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है ना, तो मतलब यहां पर आपकी काम करेगी NBEPR। फाइन, तो यहां पर क्या होता है, इनकी वजह से हमेशा ही स्टेरिक इफेक्ट लगता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बोल लो, स्टेरिक इफेक्ट बोल लो। ठीक है ना, यहाँ पर जो इसकी जैसे लग रहा है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की वजह से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो सेंट्रल एटम के लोन के पेयर की वजह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन जहां पर ये इसको छोड़कर जो बच गया, जो भी बच गया, उसमें जो भी रिपल्शन क्रिएट हो रही है इनके बीच में, चाहे वो इनके बॉन्ड्स के बीच में हो रही हो, इनके आपस के बॉन्ड्स के बीच में, या फिर इनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इनको रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, वहां पर आपका काम करता है NBEPR। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर जो है ये स्टेरिक इफेक्ट की तरह से वर्क करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ, जैसे मैंने मान लिया NCH3 है मेरे पास, तो मैं इसको ओपन करके लिख रही हूँ। ठीक है ना, CH3। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो कार्बन के पास एक्स्ट्रा कहीं पर भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन यहाँ मुझे ये बताओ ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और इसका ऊपर से लार्ज साइज है ना। अभी हम कंडीशंस को पढ़ेंगे इसकी भी क्या होती है, तब आप अप्लाई करना। यहाँ देखो, यहाँ पर ये रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये इतने बड़े बड़े बल्कि हैं, ऊपर से इनके बॉन्ड में छोटा हो इनके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स में मतलब रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। बड़े हैं तो स्टेरिक फैक्टर आपका लगेगा कैसे, इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में रिपल्शन लग रही है बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस ऑफ CH3 ग्रुप। अब चलो स्टडी करते हैं NBEPR के बारे में, क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, वेयर वी अप्लाई, जब आप ये सारा स्टडी कर लोगे आपको बॉन्ड एंगल की बहुत अच्छे से क्लियरिटी होने वाली है। वेयर वी अप्लाई NBEPR, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास सेंट्रल एटम स्मॉल होना चाहिए। सेंट्रल एटम स्मॉल आप बोल सकते हो फर्स्ट सेकंड पीरियड के लिए। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड वाले जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन दी स्मॉल साइज एलिमेंट्स। ठीक है, सराउंडिंग एटम शुड बी लार्ज। अब वो कौन कौन से वो भी मैं आपको बताऊंगी जो बॉन्ड एंगल में आते हैं मोस्टली। ठीक है ना, सराउंडिंग एटम शुड बी लार्ज। लार्ज कौन से, थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स, मतलब थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स और उससे बाद वाले सारे के सारे इंक्लूड होंगे आपके सराउंडिंग एटम। इधर सेंट्रल एटम शुड हैव लोन पेयर, और all side atoms should not be same, अगर ये तीनों कंडीशंस, देखो सबसे पहले आपके पास कंडीशन आती है, सबसे पहले कंडीशन है सेंट्रल एटम स्मॉल होना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेकंड पीरियड का चलेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है सराउंडिंग एटम शुड बी लार्ज, मतलब जो आपके पास सराउंडिंग एटम होगा थर्ड पीरियड का होना चाहिए, उसके बाद वाला होना चाहिए। थर्ड आपके पास कंडीशन, अब देखो जो थर्ड कंडीशन है यानी कि सेंट्रल एटम पर या तो लोन पेयर हो, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, या फिर मतलब या तो ये कंडीशन हो या फिर ये, इन दोनों में कोई एक मिलेगी तो आपकी थर्ड कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, मतलब या तो ये या फिर, और ऑल साइड एटम शुड नॉट बी सेम, मतलब या तो सारे साइड एटम सेम होने नहीं चाहिए या फिर एक लोन पेयर तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन अगर होगी तो आपकी ये कंडीशन फॉलो होगी, थर्ड वाली। ठीक है, अब ये तीनों कंडीशंस जहां फॉलो होंगी ना, वहां पर हम ये बोलेंगे कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी लगती है। अब वो कौन कौन से साइड सराउंडिंग एटम्स होंगे वो हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बोला ना शुड बी लार्ज, तो कौन कौन से हो सकते हैं वो लिखो। यहाँ पर जब देखो लार्ज सराउंडिंग एटम या फिर ग्रुप, सराउंडिंग एटम या फिर ग्रुप भी हो सकता है। ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली वहां पर स्टेरिक फैक्टर वर्क करता है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क करती है। लार्ज सराउंडिंग एटम और या बोल सकते हो ग्रुप, कौन कौन से होंगे, CH3। अब अभी बताना मिथाइल ग्रुप है तो ऑब्वियसली क्योंकि अटैच होगा इसलिए CH3 लिखा है। मिथाइल ग्रुप है तो ऑब्वियसली इथाइल प्रोपाइल, तो सारे बड़े ग्रुप्स हैं, लार्ज ग्रुप्स हैं, तो वो आपके वैसी बल्कीनेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है CF3, नाइट्रो, NR2, फिनाइल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आपके बल्की ग्रुप्स में आते हैं। तो यहाँ पर जब आप कंसिडर करोगे तो इनको कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। देखो यहाँ पर अब इन कंडीशंस को फॉलो करने की ट्राई करते हैं। OR2 और CH4, पहले देखो सेंट्रल एटम स्मॉल होना चाहिए, मेरे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम यहाँ पर यानी कि स्मॉल है। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी सराउंडिंग एटम शुड बी लार्ज। अब यहाँ देखो, यहाँ तो हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम, बट यहाँ क्या है, R ग्रुप, जहाँ R ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप आपके पास कोई भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मेंशन तो किया ही नहीं हुआ है, मतलब R मेरे पास CH3 भी हो सकता है, CH2 CH3 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है मेरी, यानी कि ठीक है, मतलब ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। इधर सेंट्रल एटम शुड हैव लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर या फिर सराउंडिंग एटम सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ पर सराउंडिंग एटम R सेम है,
सराउंडिंग एटम तो सेम है, लेकिन देखो और लिखा है, मतलब या तो एक लोन पेयर होना चाहिए, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉलो होती है। उस टाइम पर क्या होता है, जब भी लार्ज ग्रुप होंगे, हमेशा याद रखना इनकी वजह से क्या होगा। अब जैसे CH3 है आपके पास, इसको अगर आप खोल के लिखोगे, ठीक है, इसको भी आप खोल कर लिखोगे, तो यहाँ पर क्या होना, अभी मैंने समझाया था ना आपको, क्या होगा, इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इतनी ज्यादा रिपल्शन होगी बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ दिस, ठीक है, इनके बीच में रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, बल्कीनेस की वजह से जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो थीटा वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पर दिस वन, ठीक है, OR2 की। तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन लगाना, जहां पर मतलब आपके पास साइड एटम सराउंडिंग एटम स्मॉल है ना, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सराउंडिंग एटम अगर आपके पास लार्ज आ जाए ना, तब आपको ये चीजें देखनी पड़ती हैं, कंडीशंस, ठीक है। अब लिखो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। अब हमें बॉन्ड एंगल देखना है, ठीक है। उससे पहले एक बात आपसे डिस्कस करनी है। देखो जैसे मेरे पास मान लेते हैं CH2Cl2, क्या इसमें हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब NEPR थ्योरी लगेगी कि नहीं लगेगी, वो देखते हैं। पहले देखो सेंट्रल एटम, फर्स्ट कंडीशन सेंट्रल एटम स्मॉल है, फर्स्ट सेकंड पढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी मेरे पास कि सराउंडिंग CH2, ये भी टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है, CH2Cl2, सराउंडिंग एटम लार्ज है, ये मत देखो कि सारे होने चाहिए, ये देखो कि अगर 2 भी हैं तो इसका मतलब लार्ज वाली कैटेगरी में आता है। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि सराउंडिंग एटम लार्ज है। थर्ड कंडीशन क्या लगेगी मेरे पास, या तो एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक, लोन पेयर तो लग नहीं रहा, या फिर सराउंडिंग एटम डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अलग हैं, 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, सराउंडिंग एटम भी डिफरेंट हो गए मेरे पास, तो यहाँ पर ये वर्क करती है, ठीक। क्या PCl5 में वर्क करेगी NEPR थ्योरी, नहीं करेगी, क्यों, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ही फेल होती है आपकी, ठीक है, सराउंडिंग एटम लार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन P जो है आपके पास थर्ड पीरियड का है, सेंट्रल एटम जो है वो लार्ज साइज है, तो यहाँ पर वर्क नहीं करती क्योंकि सेंट्रल एटम स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। OCl2 में वर्क करेगी, देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम स्मॉल है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी आपके पास, सराउंडिंग एटम लार्ज होना चाहिए, Cl है, थर्ड पीरियड का है, यहाँ पर भी फॉलो हो गई। थर्ड कंडीशन क्या थी, तो लोन पेयर होना चाहिए, सराउंडिंग एटम डिफरेंट, सराउंडिंग एटम तो सेम है क्लोरीन, लेकिन लोन पेयर है तो यहाँ पर अप्लाई होगी। तो NR3 को देख लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या इसमें होती है फॉलो, नाइट्रोजन है, स्मॉल साइज है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो होती है। सेकंड कंडीशन क्या थी आपके पास, सराउंडिंग एटम लार्ज होना चाहिए, होती है कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या थी, या तो लोन पेयर हो या फिर सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर कंडीशन फॉलो होती है, यानी इसमें भी NEPR यूज होगी। तो ऐसे बहुत ध्यान से आपको बॉन्ड एंगल का देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा था मैंने, हाइब्रिडेशन चेक करना, हाइब्रिडेशन सभी के अंदर क्या आपके पास sp3 है, तो यहाँ तो कोई sp3 हाइब्रिडेशन है सबकी। लोन पेयर सब में कितने आपके, लोन पेयर सब में 2 हैं, इसके पास भी लोन पेयर 2 है, इसके पास भी लोन पेयर 2 है, इसके पास भी लोन पेयर 2 है आपके पास, तो सेकंड कंडीशन में लग रही। थर्ड कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, वो भी सेम है क्योंकि ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, तो ये वाली कंडीशन लगती है आपकी, देख लेते हैं। NEPR भी देख लेंगे अगर लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, अब यहाँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम में फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है इन सब में, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर OH2 है आपके पास, यहाँ पर OF2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की उतना ही कम एंगल, यानी एंगल किसका ज्यादा होगा, वाटर का एज कंपेयर टू OF2, ठीक है। यहाँ तो ये कंपैरिजन हो गई, अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। यहाँ तो इजी है आपके पास, यहाँ वेस्पर थ्योरी यहाँ पर जो आपके पास है, यहाँ पर तो वेस्पर थ्योरी ही लग रही है आपकी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सराउंडिंग एटम छोटे हैं आपके, यहाँ सराउंडिंग एटम लार्ज, तो यहाँ सोचना पड़ सकता है, यहाँ पर भी वही लगेगा, OCl2 में फॉलो होगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास सराउंडिंग एटम क्या है, लार्ज है, सेंट्रल एटम स्मॉल है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई,
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वाली, NBEPR, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फर्स्ट कंडीशन फॉलो, सेकंड कंडीशन फॉलो, थर्ड कंडीशन क्या थी, लोन पेयर हो या फिर सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो। लोन पेयर प्रेजेंट है, इट मींस यहाँ पर लगेगी, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज इनके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें क्या हो जाएगी, रिपल्शन होना स्टार्ट बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस ऑफ क्लोरीन एटम, जिसका बोलते हैं स्टीरिक फैक्टर है, स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो ज्यादा एंगल किसका होगा, इसका। PF3 Cl3 PbR3 और Pi3। अब मुझे यहाँ ये बताओ, फॉस्फोरस के पास कितने लोन पेयर होंगे, सेम 1 लोन पेयर होगा सब में। तो यहाँ देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप सब किस तरीके से समझ सकते हो, साइज के फैक्टर पे समझ सकते हो। यहाँ पर भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लग जाएगी आपकी। देखो यहाँ पर जब 3 है, PCl3 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सराउंडिंग एटम की, उतना ही कम बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। तो सराउंडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सबकी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही कम एंगल, इन सबसे कम एंगल किसका होगा, PF3 का, देन PCl3, ठीक है। यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोरस जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सेंट्रल एटम आपका सेकंड या फर्स्ट पीरियड का होना चाहिए। तो NEB पेयर तो वर्क नहीं करती, बट ये वाला एक्चुअली आपका वर्क कर रहा है, क्योंकि PH3 PF3 PCl3 इनमें बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब हमने ड्रैगो कंपाउंड्स पढ़ा था, ड्रैगो कंपाउंड्स को ध्यान में रखना है हमेशा। ड्रैगो कंपाउंड्स किस में लगता है, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन फैमिली में, और फिर दूसरा कौन सा, क्योंकि देखो यहाँ पर हाइड्राइड्स के केस में ही लगाना है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या था, इस तरीके से था ना। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड्स थे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के, उसमें मैंने बताया था कि इनका अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, यहाँ 94 होता है, 93, 91, तो ये 90 डिग्री होता है अप्रोक्सीमेटली, और ये भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते आपके ड्रैगो कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन ये वाले तो होते हैं, मतलब इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन पे फर्क पड़ता है। इनका तो क्या होता है 104 डिग्री, इसका 107 डिग्री होता है। तो यहाँ देखो, ये ध्यान रखना, जब ड्रैगो कंपाउंड्स आए ना, कोई भी ड्रैगो कंपाउंड आपको इनमें से दिख जाए, P से लेके SB तक, S से लेके TE तक, इनमें कोई भी ड्रैगो कंपाउंड जब आपको दिख जाए ना, तो वहां पे 90 डिग्री एंगल, सबसे कम एंगल, लीस्ट एंगल उसी का होगा, उसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं उस टाइम पे। तो यहाँ पे PH3 को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका तो 94 डिग्री होता है, या फिर 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो। कंपेरिजन अब इनके बीच में करना है, क्योंकि वहां पर तो हमने देखना ही नहीं है। यहाँ पर मत कर देना sp3, क्योंकि बता चुके हम ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में। PF3 PCl3, अब इनमें देखते हैं। सेम देखो PF3, अभी यहाँ देखो PF3 PCl3 मैं आपको करवा चुकी, तो PCl3 का ज्यादा होगा, मतलब इसका ज्यादा होगा, देन इसका ड्रैगो कंपाउंड इसलिए कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब यहाँ देखो SH2 SF2 SCl2, सेम वही केस। देखो यहाँ पर SH2 ड्रैगो कंपाउंड है, 90 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली होगा इसका एंगल, इन दोनों में इसका ज्यादा होगा, क्यों होगा, फिर वही सेम रीजन ये वाला, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन यानी सराउंडिंग एटम की ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की, उतना थीटा वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, थीटा वैल्यू कम, इसकी थीटा वैल्यू ज्यादा, ठीक है। COF2 COCl2 COBr2। अब यहाँ देखो सेंट्रल एटम क्या है, स्मॉल है, ठीक। सराउंडिंग एटम देखो यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है। तो मैं ये बोल सकती हूँ साइज के फैक्टर पे भी आप कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे कम एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू वो इस तरीके से आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ड्रैगो कंपाउंड्स है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी।
अगर आपको कई बार ऑप्शन में ये ना दिया जाए इक्वल, तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसका 94 है तो थोड़ा बहुत डेविएशन होता है, ठीक है, वहां पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह फैक्टर लग जाते हैं। तो आप इस तरीके से जाओ तो ठीक है, अदरवाइज इन तीनों का ड्रेवो कंपाउंड है तो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री ही होगा। और इसका कितना होता है 107 बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेंट्रल एटम, देखो बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर उस तरीके से भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा क्या जाएगा बॉन्ड एंगल, उस बेस पे समझा देना, ये तो आपको पता है ड्रेवो कंपाउंड से मैं ऑलरेडी स्टडी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको क्या करने हैं वो जो 4 कंडीशंस है वेस्पर थ्योरी की वो ध्यान में रखनी है। और एक और ध्यान रखना है, जब आपके पास सराउंडिंग एटम लार्ज होता है ना तो उस टाइम पे आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को ही अप्लाई करते हो, क्योंकि वहां पर स्टेरिक इफेक्ट काम करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है, जबकि वेस्पर थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, और आपके सारे बॉन्ड एंगल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहीं पर एग्जांपल्स के थ्रू आपके करवा दिए, इससे ज्यादा आपका कोई क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है। और हाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया आपका एक इसी से रिलेटेड है कि परसेंटेज एज करेक्टर के बेसिस पर आप कैसे जज करोगे बॉन्ड एंगल को, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अदरवाइज आप इसको बहुत इजीली स्टडी कर सकते हो विदाउट परसेंटेज एज परसेंटेज पी करेक्टर। अगर किसी को वो भी समझ नहीं आ रहा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।